नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड प्रश्न, बिहार स्टेट बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग 275 से आगे का प्रश्न को करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग पहले 1 से लेके 274 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग 275 से आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। 300 के आसपास कुछ प्रश्न है, आज नहीं कंप्लीट होगा तो कल के क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। 275 वह लागत जो फर्म को उस समय भी वहन करनी पड़ती है जब कोई उत्पादक न हो कहलाती है। कहने का मतलब है कोई भी फर्म है उसको वहन करना पड़ता है जब कोई उत्पादन तभी भी नहीं होता है तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है स्थिर लागत, ठीक है। जैसे स्थिर लागत में हो गया घर, मशीन, ये सब का जो प्रोडक्शन नहीं भी होगा, अगर मंथली पे मजदूर को रखे हैं तो उसको तो पेमेंट देना होगा, चाहे प्रोडक्शन हो या नहीं हो। अगर आप रखें मंथली बेस पे तो उसको तो देना ही होगा। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। स्थिर लागत वे लागत होते हैं जो उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती है, अर्थात जो उत्पादन में परिवर्तन करने से नहीं बदलती। ये लागतें एक स्थिर मात्रा को व्यक्त करती है जिसे अल्पकाल में फर्म को उठाना पड़ता है, चाहे उसका उत्पादन जिसे अल्पकाल में फर्म को उठाना ही पड़ता है, चाहे उसका उत्पादन कम अथवा अधिक। यदि अल्पकाल में फर्म कुछ समय के लिए उत्पादन बंद भी कर दे तो उसे ये लागत वहन ही करनी पड़ती है। स्थिर लागत की ऊपरी लागत भी कहते हैं। स्थिर लागत को क्या कहते हैं? ऊपरी लागत भी कहते हैं। स्थिर लागतें के अंतर्गत इमारत का किराया, बीमा की फीस, मशीनरी का मूल्यह्रास की लागतें, संपत्ति कर, पूंजी पर ब्याज, प्रबंधक का वेतन, चौकीदारी, मजदूरी आदि सम्मिलित है। जैसे कि हमने समझाया ऊपर कि ये चीज़ जो है कि आप रखे हैं तो उसको तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। चलिए 276 नंबर प्रश्न है, स्थिर लागतें वे लागत होती है। स्थिर लागतें वे लागतें होती है जो स्थिर लागतें वे लागतें होती है जो कि उत्पादन में परिवर्तन दर से असंबंधित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्याख्या इसका वही प्रश्न से रिलेटेड था। चलिए 277 नंबर प्रश्न है, फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल होता है। फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल होता है तो कैसा होता है? तो ये शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 277 का व्याख्या देख लेते हैं। हाँ व्याख्या है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। टीएफसी वक्र का आधार अक्ष के समांतर होता है तो इसी कारण यह टीएफसी का वक्र ढाल शून्य होता है, लोच अनंत होता है। ये है डायग्राम है, ठीक है। और इसको कह रहा है इसमें कि रेखा चित्र यह स्पष्ट है कि लागत औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तन लागत का योग तथ्य टीएफसी आधार अक्ष के समांतर है। टीसी बराबर टीवीसी प्लस टीएफसी। चलिए अब 278 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है। न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है तो क्या कहता है? अनुकूलतम फर्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग।
इसका व्याख्या है कि न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। चलिए 279 नंबर प्रश्न है, सीमांत लागत संयंत्र होती है। सीमांत लागत स्वतंत्र होती है। प्रश्न है 279, सीमांत लागत स्वतंत्र होती है तो कैसे होता है, ये कौन सी लागत से, तो स्थिर लागत से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है, सीमांत लागत स्थिर लागत से स्वतंत्र होती है। सीमांत लागत से आस्य कुल लागत में परिवर्तन की उस मात्रा से है जो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन फलस्वरूप MCN बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1, ये इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अल्पकाल में MC परिवर्तन लागत TVC के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करती है क्योंकि स्थिर लागत में परिवर्तन होता ही नहीं, अर्थात इसको देखना, इसको करने के बाद ये एक डायग्राम आता है, ठीक है। 280 देखते हैं प्रश्न। 280 प्रश्न है, सीमांत लागत संबंधित नहीं है। सीमांत लागत संबंधित नहीं है तो कुल स्थिर लागत से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल स्थिर लागत से। इसका व्याख्या ऊपर वाला ही प्रश्न से था। 281 नंबर प्रश्न है, सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र होता है। अभी हम जस्ट बताए थे, माइनस लास्ट में लगा हुआ रहता है, तो कौन सा हो जाएगा 281 जिसमें -1 हो लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी में है कि MCN इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ये पॉइंट पकड़ना है तभी ये आंसर बनेगा। चलिए इसका भी उपयुक्त उसी में आंसर था। चलिए अब है 282 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु की पूर्ति एक फर्म द्वारा निर्धारित होती है। किसी वस्तु की पूर्ति एक फर्म द्वारा निर्धारित होती है तो 282 किसी वस्तु की पूर्ति एक फर्म द्वारा निर्धारित होती है। किसी वस्तु की पूर्ति एक फर्म द्वारा निर्धारित होती है तो इसका हो जाएगा सीमांत लागत वक्र द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति एक फर्म द्वारा सीमांत लागत वक्र द्वारा निर्धारित होती है। सीमांत लागत वक्र सीमांत लागत से आस्य कुल उत्पादन में परिवर्तन की उस मात्रा से है जो अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन के फलस्वरूप होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है MC बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1, जो कि ये दिया हुआ है, इसको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है इससे। चलिए 283 नंबर प्रश्न है, MC उस बिंदु पर AC के बराबर होती है जिस पर AC क्या होता है, तो 283 नंबर का हो जाएगा अपने न्यूनतम बिंदु पर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। MC उस बिंदु पर AC के बराबर होती है। AC उस बिंदु पर बराबर होती है जिस पर AC अपना न्यूनतम बिंदु पर है, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है। न्यूनतम बिंदु यहाँ पे हो जाएगा E, ठीक है, ये डायग्राम है और इसमें कह रहा है कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि AC जब तक नीचे गिरता है तब तक तो MC वक्र नीचे बाईं ओर होता है, और AC वक्र जब तक ऊपर उठता है तब तक MC वक्र इससे ऊपर बाईं ओर होता है। MC वक्र AC को न्यूनतम बिंदु पर बराबर होते हैं। चलिए 284 नंबर प्रश्न है, क्या है 284 नंबर प्रश्न है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को क्या करते हैं। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को क्या करते हैं, तो उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 284 का थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। चलिए व्याख्या है हमारा कि सीमांत लागत वक्र MC औसत लागत वक्र उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है जैसा कि इस रेखा में स्पष्ट है। देखो ये MC है, देखिए, और ये AC एक न्यूनतम बिंदु पे काटता है जहाँ की E नंबर एक पॉइंट बनता है, ठीक है। चलिए 285 नंबर प्रश्न कौन सा है,
तो 285 नंबर प्रश्न है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं तब ऑप्शन देखेंगे। 285, जब औसत लागत वक्र नीचे की ओर गिरता है तो सीमांत लागत वक्र क्या हो जाएगा? जब औसत लागत वक्र नीचे की ओर गिरता है तो सीमांत लागत वक्र किधर हो जाएगा? तो औसत लागत वक्र के नीचे स्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका डायग्राम भी देखते हैं और व्याख्या भी देखते हैं। जब औसत लागत वक्र AC नीचे गिरती है, देखिए जब AC नीचे गिरती है तब सीमांत लागत MC वक्र, जब सीमांत लागत वक्र वो भी नीचे की ओर बाईं की ओर जाता है, मतलब ये लेफ्ट की ओर इधर, ठीक है, बाईं की ओर जाती है, और AC वक्र ऊपर उठ रहा हो तो MC वक्र इससे ऊपर बाईं ओर होता है, मतलब ये भी AC थोड़ा सा ऊपर उठा, ये भी थोड़ा जाके ऊपर उठेगा, ठीक है, तो यही कहना चाह रहा था, ठीक है। चलिए 286 नंबर प्रश्न है कि जब सीमांत लागत कम हो रही है तो औसत लागत सीमांत लागत से क्या होगा? जब सीमांत लागत कम हो रही है तो औसत लागत सीमांत लागत से क्या हो जाएगा? कम होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका व्याख्या नहीं है। चलिए अब थोड़ा 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 87 नंबर प्रश्न है, 287 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सीमांत लागत तथा औसत लागत AC के बीच सही संबंध को बताता है? तो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा सीमांत लागत और औसत लागत के बीच के संबंध को बताते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि AC वक्र U आकार का हो तो MC वक्र AC वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटता है। इसका देखते हैं डायग्राम, फिर समझते हैं। अच्छा वही वाला है, ये वाला डायग्राम है, नीचे से और AC को काटता है। चलिए 287 हो गया। अब 288 नंबर प्रश्न, 288 नंबर प्रश्न, ये क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा एक U आकार का नहीं होता है? तो ये AFC वक्र बताए थे कि ये आयताकार होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है, आयताकार होता है, AFC वक्र होता है, ठीक है। इसका व्याख्या देखते हैं। 288 के बाद 90 के ऊपर में हो गया व्याख्या इसका। चलिए ये है, इसका व्याख्या देखिए। AVC AC और MC वक्र U आकार के हैं, मतलब AVC AC MC सब U आकार के होते हैं, जबकि AFC वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के आकार का होता है, मतलब आयताकार होता है, ठीक है, जैसा कि रेखा में स्पष्ट है। चलिए देखिए AVC और AC MC सब क्या है? तो U आकार का है, और AFC देखिए कैसा है, ये ऐसा है आयताकार, बाकी बात सब U आकार का जा रहा है, ठीक है, यही प्रश्न बताना चाह रहा है। चलिए 289 नंबर प्रश्न है, केवल एक विशिष्ट उपयोग में आने वाले उत्पादन के साधन की अवसर लागत है। केवल एक विशिष्ट उपयोग में आने वाले उत्पादन साधन की अवसर लागत है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा इसका शून्य होती है। क्या होती है? तो शून्य होती है। चलिए शून्य क्यों होता है? तो एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। केवल एक विशिष्ट उपयोग में आने वाली उत्पादन के साधन की अवसर लागत शून्य होती है। ऐसा पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ते पढ़ते इसको याद करते हुए चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको नोट भी करते हुए चलेंगे। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। चलिए व्याख्या है, केवल एक विशिष्ट उपयोग में आने वाले उत्पादन के साधन की अवसर लागत शून्य होती है। केवल एक विशिष्ट उपयोग में आने वाले उत्पादन के साधन की अवसर लागत शून्य होती है। चलिए अब पढ़ लेते 290, ठीक है। कोई फर्म संतुलन में होगी जब, तो MC बराबर MR, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो बहुत बार हम लोग किए हैं पहले भी टेस्ट में, MC बराबर MR, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। किसी फर्म संतुलन की दो शर्त होती है, कौन कौन सा? तो फर्स्ट संतुलन बिंदु MR बराबर MC, और सेकेंड है संतुलन बिंदु पर MC वक्र MR वक्र के नीचे से आकर काटे, ठीक है। चलिए 200
91 नंबर प्रश्न है, दीर्घकाल में क्या होता है? दीर्घकाल में क्या होता है? स्थिर लागतें नहीं होती है, क्योंकि वो दीर्घकाल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 20 साल प्लस के लिए होता है या 20 साल तक। तो उसमें क्या होता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, तो स्थिर लागतें नहीं होती है। चलिए, तो होती क्या क्या है ये? परिवर्तनशील लागतें नहीं होती है, सामान्य लाभ नहीं होती है, पैमाने का मितव्ययता नहीं होती है, लेकिन स्थिर लागतें नहीं होती हैं। ये एक है, ठीक है। इसका देख लेते हैं व्याख्या अच्छे से और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसमें। चलिए, दीर्घकाल में स्थिर लागतें नहीं होती है। अल्पकाल में कुछ साधनें स्थिर और कुछ परिवर्तनीय होते हैं। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं तथा उत्पादन में वृद्धि उत्पादन के सभी साधनों के वृद्धि के द्वारा लाई जा सकती है। चलिए, अब है 292 नंबर प्रश्न। एक फर्म विक्रय लागतें व्यय करती है। एक फर्म विक्रय लागतें व्यय करती है, तो कैसे व्यय करती है? तो एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक फर्म विक्रय लागतें व्यय करती है तो एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा में, ठीक है। चलिए, अब इसका व्याख्या देखते हैं। 200, अच्छा इस पीडीएफ में नहीं है, अब नेक्स्ट पीडीएफ लेना होगा। चलिए, इसका व्याख्या यहाँ पे है, इसका व्याख्या यहाँ पे है। चलिए, चलिए, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म विक्रय लागतें व्यय करती है। चेम्बरलिन ने विक्रय लागत की धारणा प्रस्तुत की है। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि विक्रय लागत की धारणा किसने प्रस्तुत किए थे? तो चेम्बरलिन ने, ठीक है। चेम्बरलिन के अनुसार विक्रय लागतें अथवा विज्ञापन व्यय मांग वक्र में परिवर्तन का कारण बढ़ती है। चेम्बरलिन जो है क्या करता है? तो विक्रय लागत की धारणा प्रस्तुत करता है, ठीक है। 293 नंबर प्रश्न है, लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र के होते हैं जबकि लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जबकि क्या होता है? तो प्रतिस्पर्धा शुद्ध हो। क्या होगा? प्रतिस्पर्धा शुद्ध हो। ऑप्शन नंबर ए। लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जब प्रतिस्पर्धा शुद्ध हो। चलिए, 200 इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं, ठीक है। लागत वक्र उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जब प्रतिस्पर्धा शुद्ध हो। चलिए 294 नंबर प्रश्न, वास्तविक लागत की विचारधारा की प्रतिपादन किया। टोटल प्रश्न कितना है? तो 312 है, ठीक है। 312 है। हो सकता है आज ही ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। कितना मिनट का वीडियो बना है? 18, ठीक है। कोशिश करते हैं आज ही कंप्लीट कर लेने के लिए, ठीक है। वास्तविक लागत की विचारधारा का प्रतिपादन किया। किसने प्रतिपादन किया? वास्तविक लागत की किसने किए थे? तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने। वास्तविक लागत की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने। चलिए 294 का थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वास्तविक लागत की विचारधारा का प्रतिपादन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किया है। किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न साधनों द्वारा किया गया प्रत्यय एवं त्याग ही उत्पादन की वास्तविक लागत होती है। इस त्याग को मार्शल ने अनुपयोगिता कहा। मार्शल के अनुसार विभिन्न प्रकार के श्रमिकों जो कि उत्पन्न क्रय में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में भाग लेते हैं कि परिश्रम तथा पूंजी संचय करने में होने वाले कष्ट अथवा प्रतीक्षा संयुक्त रूप से उस वस्तु की वास्तविक लागत कहते हैं। चलिए, अब प्रश्न आ गया 295 नंबर प्रश्न, किसी फर्म को अधिकतम लाभ उस स्थिति में प्राप्त होता है जब होगा उसे सीमांत आय मिलने लगे। कहने का मतलब है कि किसी फर्म का अधिकतम लाभ उस स्थिति में प्राप्त होगा जब उसे सीमांत आय मिलने लगे MC के बराबर, तब ना प्रॉफिट होगा। चलिए
इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, किसी फर्म का अधिकतम लाभ निर्धारित करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, तो कुल आय तथा कुल लागत विधि। सेकेंड है सीमांत आय तथा सीमांत लागत दृष्टिकोण। और ये फर्स्ट नंबर है कुल लागत आय तथा लागत विधि। क्या होता है, तो इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए TR तथा TC के अंतर को अधिक करने का प्रयास करेगी। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो TR बराबर TR माइनस TC। ये इसका डायग्राम है। चलिए, ये प्रश्न था 295। अब 296 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम है इसका और दिया गया है एक अभी सीमांत वाला। सीमांत आय और सीमांत लागत विधि क्या है, तो इसके अंतर्गत फर्म के स्थिति के लिए दो आवश्यक दशाएं हैं। क्या क्या, तो स्थिति बिंदु पर MC बराबर MR, ठीक है, ये तो पहले भी देखे। सेकेंड क्या है, इस बिंदु पर MC का ढाल MR के ढाल से अधिक हो, अर्थात MC वक्र MR के नीचे से काटे। देखते हैं यहाँ पे है, यहाँ नीचे से काटा, ठीक है। चलिए 296 नंबर प्रश्न है, विक्रय लागत का विचार किसने दिया था। विक्रय लागत का अभी तो हम लोग शायद पढ़े थे, चैम्बरलिन हो सकता है। अभी हम लोग उधर डिटेल्स में पढ़े थे। विक्रय लागत की अवधारणा किसने दिए, तो चैम्बरलिन साहब ने दिए। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यहाँ भी दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। व्याख्या में भी दिया हुआ है कि विक्रय लागत की विचार चैम्बरलिन ने दिए हैं, ठीक है। चलिए 297 नंबर प्रश्न है और 15 प्रश्न है, उसके बाद ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, आज खत्म ही कर देते हैं इसको। उत्पादन विधि में अधिकतम श्रम गहनता के परिणाम स्वरूप पूंजी का सीमांत उत्पाद क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ऊंचा होता है। क्या होता है, ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर A। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, उत्पादन विधि में अधिक श्रम गहनता के परिणाम स्वरूप पूंजी का सीमांत उत्पादन ऊंचा होता है। प्रश्न है 298, अल्पकाल में एक फर्म घाटे के समय उत्पादन तब बंद कर देगी जब उसे क्या हो जाएगा कि औसत परिवर्तनशील लागत से कम कीमत हो। मतलब जितना वो फर्म इन्वेस्ट कर रहा है उससे कम इनकम हो रहा है, तब क्या करेगा आदमी, बंद कर देगा। औसत परिवर्तन लागत से कम कीमत से हो। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बनाना है क्योंकि इसमें सब औसत लागत दिया हुआ है। सिर्फ ये देखना है कि औसत परिवर्तन लागत से कम कीमत हो, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। अल्पकाल में एक फर्म घाटे के समय उत्पादन बंद कर देती है या देगी जब औसत परिवर्तनशील लागत से कम कीमत हो, क्योंकि औसत परिवर्तनशील लागत औसत स्थिर लागत के बराबर होती है। क्योंकि हानि की स्थिति में कोई भी फर्म उद्योग में बने रहना नहीं चाहेगी, परंतु अल्पकाल में फर्म के पास इतना समय नहीं होता है कि वह उद्योग छोड़कर जा सके। यदि उत्पादन में लगे रहकर फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतों के अलावा स्थिर लागतों का भी कुछ भाग अर्जित कर सके तो उचित होगा कि फर्म उत्पादन में कार्य जारी रखे। परंतु जब बाजार कीमत इतनी गिर जाएगी कि फर्म अपनी परिवर्तनशील लागत ही ना निकाल पाए तो वह उत्पादन बंद कर देगी। सही बात है। चलिए प्रश्न कौन सा, 298। अब चलेंगे 299। इसका वही है, डायग्राम है इसका वो वाला प्रश्न का। अब हम लोग चलते हैं 299 नंबर प्रश्न पे। चलिए, सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है, जबकि औसत लागत क्या होती है, कह रहा है कि सीमांत लागत औसत लागत के बराबर हो जाता है। तो औसत लागत क्या होगा, प्रश्न यही है। तो क्या हो जाएगा, औसत लागत न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या भी पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका व्याख्या है सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है जबकि औसत लागत न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन अब देखते हैं 299 नंबर प्रश्न है, औसत स्थिर लागत को प्राप्त किया जा सकता है।
औसत लागत वक्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर AFC बराबर TFC बटा TO के द्वारा। लास्ट में नीचे का पार्ट देखना है कि TO होना चाहिए 2, ठीक है, इससे प्राप्त किया जा सकता है। चलिए इसका व्याख्या भी हम लोग देखते हुए चलेंगे आज। कुल स्थिर लागत को उत्पादित इकाइयों द्वारा भाग देने से जो भाजन फल प्राप्त होगी वह प्राप्ति इकाई औसत स्थिर लागत कहलाएगी। सूत्र रूप में AFC बटा AFC इक्वल टू TFC बटा Q, जिसमें AFC औसत स्थिर लागत, TFC कुल स्थिर लागत, Q होगा वस्तु की मात्रा, यहाँ TO का तात्पर्य है टोटल आउटपुट। चलिए अब और 12 प्रश्न है। अब पहले हम 300 का प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 300 प्रश्न है। 300 प्रश्न कह रहा है कि कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम होती है जब, कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम होती है जब, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है। क्या कर रही है? फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है कि यदि करारोपित वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है तो कर की मांग की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम होती है। यदि फर्म लागत ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है तो कर के कारण कीमतों में वृद्धि कर की मात्रा से अधिक होगी। यदि करारोपित वस्तु का उत्पादन लागत समता नियम के अंतर्गत हो रहा है तो कर के कारण कीमत में जो वृद्धि होगी वह कर के बिल्कुल बराबर होगी। चलिए अब देखते हैं 200 ने अब 300 पे आ गए ना हम लोग। 301 अनुकूलतम, अच्छा ये पहले प्रश्न कर लेते हैं तब ठीक से सेटअप करेंगे। अनुकूलतम उत्पादन वह होता है, अनुकूलतम उत्पादन वह है जो क्या होता है? अनुकूलन उत्पादन वह है जो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादित होता है। अनुकूलतम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुकूलन उत्पादन वह है जो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादित होता है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे 300 यहाँ पे, ठीक है। इसका व्याख्या है अनुकूलतम उत्पादन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादित होता है। औसत लागत AC दो लागतों AFC तथा ABC के योग्य बना है। AFC वक्र उत्पादन में वृद्धि के साथ निरंतर गिरता है, पर ABC वक्र तब तक गिरता है जब तक कि उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं हो जाए। इस प्रकार अनुकूलतम उत्पादन के स्तर की प्राप्ति तक दोनों AFC ABC वक्र घटेंगे, अर्थात ATC वक्र भी घटेगा। उत्पादन के अनुकूलतम स्तर के बाद जब उत्पादन की वृद्धि होगी तो AFC वक्र तो गिरेगा पर परिवर्तनशील लागत की वृद्धि तुलना में अधिक तीव्र दर से बढ़ेगी। फलस्वरूप AFC की गिरावट के बावजूद भी ABC वक्र की तीव्र दर में वृद्धि के कारण ATC वक्र ऊपर उठेगा। (302) नंबर प्रश्न, 302 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सकल लाभ बराबर क्या होता है? सकल लाभ बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत प्लस कुल अस्पष्ट लागत। कुल सकल लाभ बराबर क्या होता है? कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत प्लस कुल अस्पष्ट लागत। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि किसी फर्म के सकल लाभ को उस फर्म के कुल आगम में स्पष्ट और अस्पष्ट लागत के कुल योग को घटाकर प्राप्त किया है। यथा सकल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत होता है। चलिए 203
303 नंबर प्रश्न है, यदि एक विक्रेता की मांग वक्र P बराबर 16-1/2Q है तो उसकी प्राप्त होने वाली सीमांत आगम होगा, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी। इसको बनाने के लिए एक फार्मूला का लगाना होगा, TR = P × Q, इस पे बनाना होगा, ठीक है। ये फार्मूला है, इस पे बनाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब है अवसर लागत के पर्यायवाची है कौन? तो अवसर लागत के पर्यायवाची कौन है? तो पहले देखते हैं कौन कौन है, ठीक है। वैकल्पिक लागत है, हाँ है। हस्तांतरण आय है, हाँ है। सामाजिक लागत है, सामाजिक लागत का कोई का हस्तांतरण मूल्य नहीं होगा, मूल्य नहीं होगा। हस्तांतरण आय होता तो हो जाता। तो इसमें कौन 1 और 2 आ रहा है? तो 1 और 2, ओ सॉरी, हस्तांतरण आय और हस्तांतरण मूल्य होता है। ये 1 मिनट, वो गलती हो गया यहाँ से, ये सॉरी है। तो वैकल्पिक लागत होता है, हस्तांतरण लागत होता है, हस्तांतरण मूल्य भी होता है, लेकिन सामाजिक लागत नहीं होता ये सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 304 के बाद आ जाएगा, यहाँ से इसका व्याख्या के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण लागत अथवा हस्तांतरण मूल्य भी कहते हैं। बेनहम के अनुसार मुद्रा की वह मात्रा जो कि कई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है, वही उसकी अवसर लागत है। इसे कभी कभी हस्तांतरण आय भी कहते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार वह पारितोषिक जो कि किसी साधन की इकाई को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, हस्तांतरण आय अथवा कीमत कहलाती है। चलिए 305 नंबर प्रश्न, 305 नंबर प्रश्न है, आर्थिक लागत को वैकल्पिक लागत के रूप में इस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। प्रश्न है, आर्थिक लागत को वैकल्पिक लागत के रूप में इस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो लेखांकन लागत प्लस निहितार्थ लागत, ऑप्शन नंबर बी। लेखांकन लागत प्लस निहितार्थ लागत। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। विभिन्न साधनों को किराए पर लेने या खरीदने के लिए फर्म द्वारा किए जाने वाला संविदात्मक नकद भुगतान या लेखांकन लागतें स्पष्ट लागतें भी कही जाती है। साहसी द्वारा विनियोजित मौद्रिक पूंजी पर सामान्य प्रतिफल तथा उसकी सेवाओं के लिए मजदूरी तथा वेतन एवं अन्य साधनों की अवसर लागतों जिनका वह स्वयं स्वामी है तथा उन्हें अपनी फर्म में उपयोग करता है को अस्पष्ट या निहितार्थ अस्पष्ट या निहितार्थ लागतों को कहा जाता है। अतः आर्थिक लागत बराबर होता है लेखांकन लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ। चलिए 306 नंबर प्रश्न है, जब कोई फर्म बाह्य मितव्यताएं प्राप्त करती है तब उसके लाभ वक्र क्या होता है? तो नीचे की तरफ खिसकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। जब कोई फर्म बाह्य मितव्यताएं प्राप्त करती है तो प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी होती है, जिसके कारण लागत वक्र नीचे की तरफ खिसक जाती है। चलिए 307 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सही नहीं है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इनमें से देखते हैं कौन सही नहीं है। पहले ए नंबर से स्टार्ट करते हैं। यदि MC वक्र AC वक्र से नीचे हो तब AC वक्र अनिवार्यता आरोही होगा, हाँ आरोही होगा, ये सही है। यदि AC वक्र MC वक्र से नीचे हो तो AC वक्र अनिवार्य अवरोही होगा, ये भी सही है।
MC वक्र AC वक्र के एक दूसरे की न्यूनतम औसत लागत पर काटते हैं। क्या काटते हैं? तो ये नहीं काटते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये यही गलत है। ठीक है, MC वक्र और AC वक्र एक दूसरे को अधिकतम औसत लागत बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये सही है। तो इसमें गलत कौन था? तो सी नंबर गलत था। ठीक है, और इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये सी नंबर सही नहीं है। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। इसका व्याख्या है कि MC वक्र और AC वक्र एक दूसरे के न्यूनतम औसत लागत बिंदु पर काटते हैं, ये गलत है। चलिए 308 नंबर प्रश्न है और 4 प्रश्न है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। उत्पादन की कुल लागत बराबर होता है। उत्पादन के कुल लागत बराबर क्या होता है? तो स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है कि वस्तु के उत्पादन की कुल लागत कुल परिवर्तनशील लागतें तथा कुल स्थिर लागतों का योग होता है। जैसे कि कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, यही होता है। चलिए 309 नंबर प्रश्न है, दीर्घकाल में सभी लागतें क्या होता है? दीर्घकाल मतलब +20 ईयर्स। ठीक है, क्या होते हैं? इसमें परिवर्तनशील होती है। दीर्घकाल में सभी लागतें क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या है कि दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें कि कोई फर्म अपने सभी साधनों को बदल सकती है और फर्म की कोई भी लागत स्थिर नहीं होती है। दीर्घकाल में उत्पादन को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए पूंजी, उपकरण, मशीनरी, भूमि आदि को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है तथा कोई फर्म एक संयंत्र को छोड़कर दूसरे संयंत्र को अपना सकती है और यदि उत्पादन घटना हो तो वह पहले से छोटा संयंत्र स्थापित कर सकती है। अतः दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती है। चलिए अब हम लोग 310 नंबर प्रश्न को देखेंगे। औसत उत्पादन लागत वक्र और औसत विक्रय लागत वक्र को किस प्रकार जोड़कर हम कुल औसत लागत वक्र प्राप्त करते हैं? तो कैसे प्राप्त करते हैं? तो लंबवत रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबवत रूप से। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। औसत उत्पादन लागत वक्र और औसत विक्रय लागत वक्र को ऊर्ध्वाधर रूप से जोड़कर कुल औसत लागत वक्र प्राप्त किया जा सकता है। औसत विक्रय लागत वक्र औसत उत्पादन लागत वक्र के ऊपर जोड़ा जाता है जिसमें औसत लागत AC प्राप्त होता है। तो AC बराबर क्या होता है? AFC प्लस ASC। ठीक है, चलिए 311 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं। कुल आगम बराबर बिक्री कर इकाइयाँ सीमांत आगम, नहीं ये गलत है, नहीं होगा। कुल लागत आगम बराबर बिक्री कुल आगम बराबर बिक्री इकाइयाँ औसत आगम, हाँ औसत आगम होगा, ये सीमांत आगम नहीं होगा, ये गलत था। कुल आगम कुल आय कुल लागत, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि कुल आगम बराबर बिक्री इकाइयाँ इंटू औसत आगम होगा। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। कुल आगम बराबर प्रति इकाइयाँ मूल्य गुना वस्तु की विक्रय की गई कुल इकाइयों की संख्या, अर्थात TRP बराबर TR बराबर P इंटू Q होता है। ठीक है, और ये 312 नंबर प्रश्न है, आज का ये लास्ट प्रश्न है। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया 4 नंबर। अब हम लोग 5 नंबर उसके बाद टॉपिक करेंगे। पहले प्रश्न को देख लेते हैं क्या है। वह बिंदु जहाँ फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उत्पादन बंद होने का बिंदु। क्या कहता है? उत्पादन बंद होने का बिंदु, जिसको क्या कहते हैं? ताला बंद, लॉक सिस्टम। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। जब फर्म उत्पादन
प्रारंभ करती है तो वह कीमत तथा अपनी लागत को ध्यान में रखती है। जब तक कीमत उसकी लागत से अधिक होगा तब तक वह उत्पादन करेगी। जब कीमत परिवर्तनशील लागतों को वहन कर पाए तो फर्म उत्पादन करना बंद कर देगी, उसको लॉक सिस्टम कहते हैं। चलिए, ये टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो गया टोटल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है 5, जो कि बाजार के अंतर्गत फर्म का संतुलन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर द मार्केट। ये टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि सोचे टॉपिक को कंप्लीट ही कर देते हैं। चलिए, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।